Assalamu alaikum students, I am Madiha Altaf. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम कॉन्टामिनेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे जो कि हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करते हैं और डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज क्या होती है? फूड स्पॉइलेज जो है वो एक वर्ड है जिसका मीन है कि डिप्राइव ऑफ गुड और अफेक्टिव क्वालिटीज़। फूड स्पॉइलेज का मीन है डिप्राइव ऑफ गुड क्वालिटी मीन्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी फूड की जो क्वालिटी है वो असरअंदाज हो जाती है। उसका टेक्सचर इफेक्ट होगा, उसका टेस्ट इफेक्ट होगा, इसके अलावा क्या इफेक्ट होगा, उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन इफेक्ट होगी, उसमें स्मेल प्रोड्यूस, उसकी ओडर इफेक्ट होगी। ये सब किस वजह से होगा कि हमारी फूड अगर स्पॉइल्ड हो जाएगी। तो इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, किस किस वजह से हमारी फूड जो है वो स्पॉइल हो सकती है। कोई इंसेक्ट, मतलब हमारी जो कॉजेज हो जाएंगी फूड स्पॉइलेज की वो क्या हो सकती हैं? कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? इंसेक्ट्स, इन्वायरमेंटल प्लूटेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये कुछ हमारे कॉजेज़ हैं जो कि हमारी फूड को स्पॉइल करेंगे और उसके टेक्सचर को, टेस्ट को और उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को इफ़ेक्ट करेंगे। जनरली क्या होता है कि डिपेंड करता है स्पॉइलेज भी कि ये कुछ ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ फूड हमारे लिए जो है वो हम जब उसको टेस्ट करते हैं तो हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन किसी और कल्चर के लिए वो उस फॉर्म में एक्सेप्टेबल हो सकती है। कोई कल्चर ये कहता है कि ये फूड स्पॉइल्ड हो गई है, अब इसे वेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अगर अदर कल्चर में स्टडी करें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। मतलब फूड स्पॉइलेज कोई हमारी डिग्रीज होती है, हमारी सेंसरी ऑर्गन है जिसमें हम ये कहेंगे कि ये फूड हमारे लिए अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, स्पॉइल्ड हो गई है, हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर या किसी और कंट्री में अगर स्टडी करें तो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ये कह सकते हैं कि ये स्पॉइल्ड नहीं है और हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसमें अब और क्या आ जाता है कि ये जो स्पॉइलेज है इसकी कंडीशन डे बाय डे जो है वो वर्ष से वर्ष होती चल जा रही है। अनएक्सपेक्टेड अनप्लेजेंट वेरिएशन हो जाती है हमारी फूड में कि डे बाय डे वेरी करती जा रही है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो स्पॉइलेज है वो इतनी स्वेयर किस्म की हमारी डिजीज़ और हमारी फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो ट्रीटेबल नहीं होता और अल्टीमेटली डेथ कॉज कर देती है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले क्या है, स्पॉइलेज आमतौर पे ज़रा क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्रेड रखी है, क्या होगा स्पॉइलेज में? ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आ जाएगा। फैक्टर्स क्या होंगे जो कि फूड को स्पॉइल करेंगे? टेम्परेचर, जिस पे हमने फूड को स्टोर किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड है, ब्रेड को हमने आमतौर पे जो है वो 1 से 2 दिन जो है आप बाहर ही रख देते हैं, उसे फ्रिज में स्टोर नहीं करते, तो उस पर मोल्ड्स ग्रो कर जाते हैं। वो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से होते हैं। मॉइस्चर, कि कितना मॉइस्चर जो है उसमें अवेलेबल है, जितना वाटर कंटेंट उसमें अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा माइक्रोबियल कंटामिनेशन उसमें होगी और स्पॉइलेज हो जाएगी। मॉइस्चर, टेम्परेचर, इसके बाद वाटर कंटेंट भी इसको कह सकते हैं, वाटर एक्टिविटी कह सकते हैं, पीएच भी इसी में आ जाएगा कि पीएच के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल है, और इसी फैक्टर्स को, ये जो 4-5 फैक्टर होते हैं, इन्हीं को ही कंट्रोल करके हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ फूड स्पॉइलेज किस किस चीज़ की होती है?
फूड स्पॉइलेज हमारी होगी स्पॉइलेज ऑफ मिल्क, मिल्क आ जाएगा, स्पॉइलेज ऑफ मीट आ जाएगा, स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल, स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स, स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स। ये आमतौर पे जो है वो हमारे फूड कमोडिटीज़ हैं जिसको हमारे स्पॉइलिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं और किस किस तरह की होती है। सबसे पहले जो है वो आज हम देख लेते हैं कि मिल्क की स्पॉइलेज क्या होती है। स्पॉइलेज ऑफ मिल्क हम स्टडी कर लेते हैं आज कि मिल्क जो है वो जनरली हमारा सबसे ऐसी फूड कमोडिटी है जो इजी जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती है और इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। किस वजह से? इसका मॉइस्चर लेवल, इसमें जो न्यूट्रिएंट हमारे अवेलेबल होते हैं, इसकी टेक्सचर की वजह से कि ये लिक्विडी फॉर्म में होता है और तो इसको जल्दी से जो है वो बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। इसकी पीएच की वजह से बैक्टीरिया इसको जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और इसमें कॉन्टामिनेशन कॉज कर लेते हैं। कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम पढ़ें तो मिल्क एक ऐसा फ्लूइड होता है जो एक फर्स्ट आपका इंग्रेडिएंट क्लस्ट्रम जो है वो स्क्रीट आउट होता है, जो येलोइश सब्सटेंस होता है और ये ऐसा जो है वो कोई भी किसी भी मेमल की या ह्यूमन बीइंग ले लें या कोई भी एनिमल ले लें, उसकी जो है वो काल्फ या जो भी बॉर्न इन्फेंट होता है उसकी एज अ फर्स्ट डाइट जो है वो कंज्यूम किया जाता है। क्या होता है इसमें जो है न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के थ्रू जो है इसमें जनरली आमतौर पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें टोटल फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, ऐश और डिफरेंट किस्म के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ वाइटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें तो मेमल टू मेमल वेरी करता है। ह्यूमन बीइंग की जो है वो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन और होगी एज कम्पेयर, काओ की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन और होगी, इसी तरह गोट की, कैमल की, मतलब जो जो हमारे मेमल्स हैं जिससे हम मिल्क सेक्रेशन होती है तो उनकी जो है वो मिल्क कंपोजिशन जो है वो वेरी करेगी। और डिपेंड क्या करता है उनकी, डिपेंड ये करता है कि वो किस, मतलब उनकी ब्रीड क्या है, उनकी कास्ट क्या है और मतलब उनकी एज क्या है, मेच्योरिटी लेवल, ये सब कुछ मैटर करता है उसमें, ये न्यूट्रिशनल कंपोजिशन पे असर होता है। अब जनरली हम ये देख लेते हैं न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के लिहाज से मिल्क में जो मेजर उसके न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उनकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन को देखें, अगर हम ह्यूमन मिल्क की स्टडी करें तो फैट, प्रोटीन, लैक्टोज या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसमें लैक्टोज वो शुगर के तौर पे जो प्रेजेंट है हमारी, और टोटल सॉलिड्स, ये हमारी कुछ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन में 3.8, प्रोटीन 1 ग्राम, लैक्टोज 7 ग्राम और टोटल सॉलिड्स 12.4 होते हैं। इसी तरह काउज में देखें तो काउ में जो है ये इसकी ब्रीडिंग के लिहाज से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हमारी जर्सी काउ है, जनरल कंपोजिशन देखें जनरल काउ की तो 3.7 जो है ये फैट होती है, 3.4 इसमें प्रोटीन होगी, 4.8 लैक्टोज होगी, 12.7 टोटल सॉलिड्स होंगे। जर्सी काउ में अगर स्टडी करें तो 5.1 फैट होगी, 3.8 इसमें प्रोटीन होगी, 5 इसमें जो है वो हमारा लैक्टोज होगी और 14.5 इसमें टोटल सॉलिड्स होंगे। इसी तरह शीप मतलब एक और इसकी जो है वो शॉर्ट हॉर्न्स काउ है जिसकी 3.6 इसमें फैट होती है, 4.9 प्रोटीन होती है और 4.9 ही इसमें लैक्टोज होगी
और 12.6 जो है वो टोटल सॉलिड्स होंगे। उसके बाद शीप्स जो है 4.5 इसमें फैट होगी, सॉरी 7.4 ग्राम है, 7.4 फैट होती है, 5.5 इसमें प्रोटीन होती है, 4.8 इसमें लैक्टोज होगी और 19.3 टोटल सॉलिड्स होंगे। दैन उसके बाद हम बुफलो में पढ़े तो 7.4 फैट है, 3.8 प्रोटीन है, 4.8 लैक्टोज है और 17.2 जो है वो हमारे पास टोटल सॉलिड है। इसके अलावा कुछ जो है वो हॉर्स की भी होती है कि हॉर्स से भी हम देखें तो कुछ कल्चर्स में ऐसा है कि हॉर्स जो है वो एज अ मीट और एज अ मिल्क जो है वो कंज्यूम करते हैं। 2.5 इसमें प्रोटीन है, 6.2 इसमें लैक्टोज है, 11.2 जो है वो टोटल साइज है। अगर न्यूट्रिशनल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो जनरली आमतौर पे जो है वो इन्फेंट्स की अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो इसमें जो है वो फैट की क्वांटिटी कम होती है, प्रोटीन 1 होती है, लैक्टोज 7 होती है और टोटल सॉलिड 12.4। ह्यूमन मिल्क में जो है वो इन्फेंट के लिए जो है जो प्रोटीन होती है उसे IgA प्रोटीन अवेलेबल होती है जनरली, जो कि इजी टू डाइजेस्टिबल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। और क्योंकि एक प्री मैच्योर बच्चे का जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इतना डेवलप नहीं हुआ होता तो वो प्रोटीन अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता और उसको डिवर्स सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह। तो इसलिए फर्स्ट आपकी जो है प्रेफरेंस होनी चाहिए कि ह्यूमन मिल्क की हो। देन अगर वो अवेलेबल नहीं है किसी वजह से तो काऊ मिल्क को डाइल्यूट फॉर्म में थोड़ा आप करके उसके बाद जो है उसको यूज़ करते हैं और इसमें जो प्रोटीन जनरली होती है वो IgE होती है, ठीक है। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर होती है लेकिन इन केस अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से फिर हम काऊ मिल्क कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर फर्दर शिप्स और बफेलो वाले आ जाते हैं। अब इसमें ये है कि इसके अलावा इसमें अब क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो कैसीन की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे हम अगर मिल्क को सेपरेट करते हैं, कोई हम उसमें जो है वो अपना मतलब फॉर एग्जांपल कर्ड मेकिंग के लिए जैसे करते हैं या हम कोई चीज़ मेकिंग कर रहे हैं तो मिल्क को हमने लैक्टिक एसिड उसमें ऐड किया है कोई या विनीगर ऐड करते हैं तो दूध फट जाता है तो एक लेयर जो है वो सॉलिड्स की आ जाती है और एक जो है वो लिक्विड की आ जाती है। तो वो जो सॉलिड वाली लेयर होती है उसे कैसीन कहते हैं, ठीक है। कैसीन जो है उसकी 4 टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा और इसी तरह जो है ना वो 4 टाइप की कैसीन अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा और क्या अवेलेबल होता है, कुछ फैटी एसिड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल होते हैं मिल्क में। और इसी अलावा वे मतलब प्रोटीन कौन सी होंगी, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, अम्यूनोग्लोबुलिन, इस फॉर्म में जो है वो प्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं। कैसीन हमारी अल्फा, बीटा, गैमा और के की फॉर्म में होती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। अब माइक्रो फ्लोरा ऑफ रॉ मिल्क, ठीक है। अब ये कंपोजिशन इसकी जब होती है तो जब हम जनरली आमतौर पे क्या होता है कि जब हम रॉ फॉर्म ऑफ मिल्क जो है वो लेते हैं, ठीक है, हम तक जब मिल्क आया है रॉ फॉर्म में, बॉयल अभी नहीं हुआ, तो किस किस टाइप की कॉन्टामिनेशन होगी वो हम देख लेते हैं। माइक्रो फ्लोरा ऑफ रॉ मिल्क, मिल्क जो है ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल, अभी रॉ है, अभी उसे हमने बॉयल नहीं किया, उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है पड़ी। डिपेंड क्या क्या करता है, क्या क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा। मिल्क की मैंने आपको बताया कि किस फैक्टर की वजह से, एक तो इसमें ये है कि इसमें न्यूट्रिशनल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ज़्यादा होते हैं, इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, इसकी पीएच की वजह से ये सूटेबल मीडिया होता है बैक्टीरिया के ग्रो करने का, ठीक है। और जनरली आमतौर पे जो है वो 3 तरह से जो है वो मिल्क हमारा कॉन्टामिनेंट हो सकता है। उसमें फर्स्ट आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट आपका ये आ जाता है कि उडर इंटीरियर, जो हम 3 तरह की जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हमारा क्या है, उडर इंटीरियर, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आ जाता है इसमें, टीट एक्सटीरियर, और थर्ड हम जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो हमारी क्या है, हमारा मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट्स,
ठीक है। अब जनरली आमतौर पे क्या होता है, उडर इंटीरियर, ठीक है। अब मिल्क जो है वो स्क्रीशन हो रही है, आप मिल्क जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं काऊ से, उसी दौरान जो है वो फीसिस वगैरह या उसका जो एटमॉस्फेयर जो साथ उसकी जो भी आप मतलब उसे कह सकते हैं फीसिस जो होती हैं काऊ की, वो सारी वहाँ पे उस पर फ्लाइज हैं और डिफरेंट किस्म की कॉन्टामिनेशन है। मतलब जब आप ले रहे हैं वहाँ से मिल्क सक्रीशन, तो उस दौरान में जो इन्वायरमेंट होगा उसका उडर वगैरह, तो वो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं उसकी वजह से। टीट एक्सटीरियर क्या होता है, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं, जो मिल्क सक्रीशन ग्लैंड होते हैं काऊ के, उसमें कोई ज़ख़म वगैरह आ गया है या जो है आपने मिल्क सक्रीशन से पहले जो है उसको अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया और उस पर डिफरेंट किस्म की जैसे उस पर बीज आ जाती हैं या कोई इंसेक्ट आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारा जो है वो इसकी वजह से हमारी जो है वो मिल्क में जो है वो कॉन्टामिनेशन आ जाएगी। थर्ड हमारा क्या आता है, मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट से ये मुराद है हमारी कि जो हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं, जो हम कप वगैरह दूध डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस बर्तन में हमने स्टोर किया है दूध को, तो उसमें जो है उसको पहले प्रॉपर तरीके से वॉश करके स्टरलाइज नहीं किया, उसे ओपन जो है एयर में हमने रख दिया है, तो उसमें वहीं पे आपकी मक्खियाँ आ रही हैं, वहीं पे आपके इंसेक्ट्स आ रहे हैं। और तीसरा जो आपका ये आ जाता है वो क्या होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आमतौर पे जो है वो एनिमल को ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन क्या करते हैं, मिल्क की कंजप्शन को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन क्या है हमारा, ये एक मतलब एक समझ लें कि टॉक्सिन है या कार्सिनोजिन है, जो कि हमारे डिफरेंट किस्म के अफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं, वो कार्सिनोजिन्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग करते हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिन की इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं उसकी जो अमाउंट है वो एनिमल को तो बेसिकली कोई डेंजर नहीं पहुंचा रही, लेकिन उसकी मिल्क कंपोजिशन उसकी वजह से चेंज होती चली जाती है, और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के डिजीज़ आ जाती है। इसी के अलावा BHG के भी इंजेक्शन, वोमिन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये, जिसको हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं कि मतलब काऊ को जो है वो जल्दी मेच्योर करने के लिए जो हम ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्टामिनेशन हो जाती है। आमतौर पे जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें स्टेप्लोकोकस ऑयूरस है, स्केरिया कोलाई है, लिस्टेरिया है, सल्मोनीला है, जो कि हमारे डिफरेंट किस्म के फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकते हैं, या हमारे मतलब जो हमारे वायरसेस हैं वो डिफरेंट किस्म के हमारे हेपेटाइटिस और ये सब चीज़ें कॉज करते हैं। अब इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। जनरली जो हमारे प्रिवेंशन के स्टेप्स हैं, हम किस तरह ये जो 3 हमारे फैक्टर्स थे जिन्हें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए और उन्होंने हमारे कंपोजिशन को इफेक्ट किया, उसमें जनरली सबसे पहले क्या आ जाता है, providing enough clean bedding and replacing it necessary। क्या बात है कि जो हमारा मतलब कैटल फॉर्म है उसमें जो हमने जो भी बेडिंग प्रोवाइड की हुई है अपने कैटल को, तो उसे हमने प्रॉपर क्लीन करना है। जैसे वो अब उनके फीसिस वगैरह को प्रॉपरली साइड बाय साइड क्लीन करते चले जाएं, और जो मतलब जैसे भी उसको हम क्लीन करें और मतलब रिप्लेस कर दें, जो भी उसकी बेडिंग सिचुएशन है उसको हमने रिप्लेस करते चले जाना है। सेकंड पे हमारा क्या आ जाता है, रिमूविंग स्लरी, फीसिस और जो यूरिन उसने एक्सक्रीट किया है उसको मतलब वहाँ से रिमूव करना। देन उसके बाद क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग मडी एरिया, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं कैटल वगैरह उसके नीचे प्रॉपर जो है वो मडी इन्वायरमेंट आपने उनको प्रोवाइड करना है, ताकि स्मेल वगैरह ना हो और आप इजीली रिमूव कर लें जो भी उनका फीसिस वगैरह है। वॉशिंग टीट्स, जो आपके मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स, उसको आपने पहले मिल्क सिक्रीशन से पहले प्रॉपर वॉश करें। उसके बाद कीपिंग द मिल्क क्लीन ड्यूरिंग मिल्किंग,
ठीक है। देन आपका आ जाता है क्लीन इक्विपमेंट्स या आपके जो कप्स वगैरह आप यूज़ करते हैं मिल्क मेजरमेंट वगैरह के लिए, उसको आपने किस तरह से जो है वो क्लीन करना है। देन फर्दर आपका आ जाता है कि मतलब हीट टेम्परेचर्स वगैरह। अब मिल्क जो स्क्रीट हो रहा है, हमारा जो रॉ फ्लोरा था मिल्क का, उसको हम किस तरह से कुछ स्टेप्स से जो है वो क्योर कर सकते हैं कि स्पॉइल ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास पहुंच गया कैटल फॉर्म से मिल्क आपके घर तक आ गया। अब आप अपने घर में किस तरह से उसको स्पॉइलेज से प्रिवेंट करेंगे। स्पॉइलेज से प्रिवेंट करने के लिए जाहिर सी बात है आप उसको हीट टेम्परेचर देंगे। जैसे ही वो आपके घर में आया आपने उसको हीट टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिसको आप आमतौर पे जो है वो पास्चराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। पास्चराइजेशन का जो अमल है वो सबसे पहले 1824 में हुआ था, लुइस पास्चर ने किया, और उसने पहले बियर को पास्चराइजेशन की थी। लेकिन जो मिल्क की है वो 1890 में जो है वो हमारे पास पहुंची, और उसमें ये क्या था कि मिल्क में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होते हैं जो हमें मिल्क मतलब फूड बोर्न डिजीज़ को कॉज बनते हैं, हम उसको किस तरह से मिल्क को हीट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले पास्चराइजेशन में ये होता है कि 4 तरह से हम टेम्परेचर जो है वो मिल्क को प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी फूड को जो है वो डिकेट से बचा सकते हैं। सबसे पहले जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, 4 तरह से हम 4 मेथड है हमारे पास बेसिकली जिस तरह से हम उसको कर सकते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग, लो टेम्परेचर होल्डिंग क्या आएगी हमारी, इसमें क्या करते हैं हम 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट्स के लिए हम हीट करेंगे, ओके। देन उसके बाद हमारा आ जाता है हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम। इसमें हमने क्या करना है कि 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फॉर 15 मिनट्स हीट करना है, ओके। देन उसके बाद हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आ जाता है, जिसमें हम 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 1 सेकेंड के लिए हीट कर लेते हैं। या इसके बाद हमारा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम भी एक होता है इसमें, जिसमें हम आमतौर पे जो है वो 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आपका लो टेम्परेचर होल्डिंग भी हो सकता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। तो हमने 30 मिनट्स के लिए बॉईल करना है, या फिर हम उसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं बट वो पास्चराइजेशन होता है उसकी और स्टरलाइजेशन क्या होता है कि हम मतलब जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने किस तरह से जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है उसको हम माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो स्टरलाइजेशन होता है, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारी इसी तरह हमारे जो मतलब हमारे मिल्क में जो बैक्टीरिया जो रह जाते हैं वो सारे हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स। अब मिल्क में जो है वो फैट के कुछ ग्लोब्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको जो है हम फर्दर जो है प्रोसेसिंग से गुजरा के मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या है, हम मिल्क से हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मिल्क से जो है हम पास्चराइज मिल्क पहले हम उसको कर सकते हैं, पास्चराइजेशन कर करके उससे हम कंडेंस मिल्क बना सकते हैं, योगर्ट बना सकते हैं, ड्राइड मिल्क बना सकते हैं और क्रीम बना सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिससे बेसिकली क्या होता है कि उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और वो हमें जो है वो ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो ये हमारा जो है वो मिल्क का टॉपिक था कि हमने किस तरह से मिल्क की स्पॉइलेज को जो है वो प्रिवेंट करना है, किस तरह से रॉ फॉर्म को उसकी प्रिवेंट करना है और किस तरह से जो है हमने उसकी जो है जब वो हमारे घर तक पहुंच जाता है तो हम किस तरह से उसको बॉईल करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बॉइलिंग के बाद आप उसे प्रॉपर जो है वो एक रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर में रखते हैं ताकि फिर हम उसे 24 आवर तक या 1 या 2 डेज़ तक जो है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसी कोई अगर मतलब अगर दूध आपके फ्रिज में मौजूद है तो आप उससे कोई ना कोई उसकी प्रोडक्ट मेकिंग कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर मोर जो है वो 2 to 3 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम इसकी फर्दर जो है वो आगे मीट की स्पॉइलेज पढ़ेंगे।